मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 12 हिंदी के वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी में आने वाला है। अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लिया ना तो आपका 18 फरवरी को 10 में 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता आपको भैया 10 में 10 नंबर लाने से ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आप लोगों को पहले मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, फिर गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण, निबंध, हर एक चीज पढ़ाएंगे, पत्र लेखन। आज का ये वीडियो आपको हिंदी में 95% दिलाएगा, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग हिंदी में अपना 100 में 100 नंबर पक्का कर लोगे। ठीक है, जितने बच्चे क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले 18 फरवरी को, आपको डरना नहीं है, जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ के जाओ बस। ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत वायरल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड के बच्चे बहुत ध्यान से देखना। पेपर से डरो मत, मेहनत करो और आप लोग टॉपर बन के दिखाओ। अभी भी आपके पास समय है। देखो, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, बहुत वायरल, 18 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल भैया ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लिखा हुआ है कि हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो कौन थे। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला का वाला प्रताप नारायण मिश्र जी, बालकृष्ण भट्ट, या फिर राधा चरण गोस्वामी, या फिर हमारे बद्री नारायण प्रेमघन। देखो भैया, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहा जाए ना तो जितना पढ़ाएंगे वही आएगा 18 फरवरी के पेपर में। ठीक है, बहुत वायरल है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो है वो है बालकृष्ण भट्ट जी। जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं वो हमारे किसके हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ठीक है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। ये बहुत वायरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। जो ब्राह्मण पत्रिका है उसके संपादक कौन थे, मतलब इसका संपादन कौन किया था। बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन, 18 फरवरी में छपने वाला क्वेश्चन है। 18 फरवरी में भैया छपेगा, 18 फरवरी को छपेगा ये पेपर में। तो भैया इसमें है आपके ऑप्शंस है बालकृष्ण भट्ट, या फिर आपका प्रताप नारायण मिश्र, या बद्री नारायण प्रेमघन, या प्रेमचंद्र। बताओ ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप पढ़ के जाओ पेपर से पहले, और आप लोग पेपर में कहोगे सर जो पढ़ाया था वही आया। इसलिए आज ही आप जितना पढ़ा रहे हैं उतना तैयार करो। तो अगर हम लोग देखें तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे वो थे प्रताप नारायण मिश्र जी, अर्थात खा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, खा वाला ऑप्शन सही है। बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है ये दूसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया कवि वचन सुधा के संपादक थे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये 18 फरवरी पेपर के लिए। 18 फरवरी पेपर के लिए बहुत वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। ठीक है, बहुत वायरल है। तो भैया बालकृष्ण भट्ट जी थे, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे, या प्रताप नारायण मिश्र, या बद्री नारायण प्रेमघन। जल्दी बताओ कौन थे। तो अगर हम देखें कवि वचन सुधा के संपादक जो थे वो थे हमारे भैया भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, अर्थात हमारा खा वाला ऑप्शन सही है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट कर लेना बोर्ड एग्जाम से पहले। ठीक है, और अगर आपको एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम है तो एमसीक्यू का ट्रिक भी बता देंगे अभी। ठीक है, ट्रिक भी बता देंगे, आप लोग ट्रिक से करके आओगे। एक भी नंबर हमें हिंदी के पेपर में छोड़कर नहीं आना है, ये हमारा दावा है। ठीक है, एक एक नंबर करके आना है। अगला क्वेश्चन यहां देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। इन चारों में से जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर का है अकाल पृष्ठ गांधी, या विवर्त, या भारत की एकता, या फिर हमारे धरती के फूल। जल्दी बताओ वासुदेव शरण अग्रवाल की इन चारों में से कौन सी रचना है। तो वो है भारतीय, यानी कि भारत की एकता। ठीक है, भारत की एकता जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। ये सब जो है बहुत वायरल है भैया, बहुत वायरल है 18 फरवरी पेपर के लिए। तो जितने बच्चे अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करना शुरू कर दो। जो जो पढ़ा रहे हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद से, और हर एक क्वेश्चन आप रटो, तैयार करो। कम से कम 2 घंटे हिंदी को दो। ठीक है, 2 घंटे पढ़ो हिंदी, क्योंकि 100 नंबर का हिंदी का भी पेपर होता है। बहुत सारे बच्चे केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं, हिंदी को नहीं पढ़ते। आपको सारा सब्जेक्ट को टाइम देना है। हिंदी में भी 95% लाओगे तभी आप टॉपर बनोगे। एक सब्जेक्ट पढ़ने से कोई टॉपर नहीं बनता।
बनता। पांचवा क्वेश्चन है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना है या फिर लेखक है? जल्दी बताओ। आवारा मसीहा सबसे पहले याद रखना कि ये एक जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की है? जीवनी विधा की। और इसके जो है लेखक धर्मवीर भारती नहीं, उपेंद्र नाथ अशक नहीं, यशपाल नहीं, हमारे विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। घा वाला ऑप्शन सही है। यहां से हम लोगों ने भैया 5 में 5 नंबर बिल्कुल पक्का कर लिए, जो आएगा आपके बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी में। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और यहां तक आपको समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ध्यान से समझना भैया, बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल क्वेश्चन, बिल्कुल 100% वायरल क्वेश्चन। जो बता रहे वही छपेगा बोर्ड पेपर में, ये गारंटी है। जाके पेपर आप लोग देना और फिर आके घर पे मिला लेना ये वीडियो खोलकर। आज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल का नाम किसने दिया? चारण काल का नाम किसने दिया? राहुल संस्कृत्यानंद या फिर हमारे रामचंद्र शुक्ल जी या राम कुमार वर्मा या फिर हमारा डॉक्टर नागेंद्र? जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, तो वो है हमारे राम कुमार वर्मा जी। यानी कि हमारा हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो चारण काल नाम दिया था वो हमारे राम कुमार वर्मा जी ने दिया था। ठीक है, बहुत वायरल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 7 हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्ण मध्यकाल कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्ण मध्यकाल किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। आदिकाल को या भक्ति काल को या रीति काल को या आधुनिक काल को? तो याद रखना कि उसे हम लोग भक्ति काल को कहते हैं। किसे कहते हैं? भक्ति काल। ठीक है, खा वाला ऑप्शन हमारा सही है। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत वायरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ज्यादा वायरल है बोर्ड एग्जाम 2026 18 फरवरी के लिए। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पे मिला? बहुत बार आया हुआ है, हर साल पेपर में आता है, हर साल आता है। तो भैया बिल्कुल तैयार होना चाहिए, जितना पढ़ा रहे हैं बिल्कुल तैयार कर लो। ठीक है, अब लास्ट टाइम है, हर आपका सब्जेक्ट का मैराथन चलेगा 2-2 घंटा 1-1 घंटा। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और आप लोग शेयर भी कर दिया करो, ताकि हम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, तो भैया लोकायतन पर नहीं मिला था, कला और बूढ़ा नहीं, युगांत पे नहीं, चितंबरा पे मिला था। याद रखना कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो चितंबरा पे मिला था। ठीक है, ये हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे अब हम लोग आते हैं और भैया इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो 100% नहीं 1000% आएगा कि कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर क्या है? साहित्य अकेडमी या ज्ञानपीठ या मंगला प्रसाद या सोवियत लैंड नेहरू? जल्दी बताओ कौन सा सही है। तो ये है हमारा साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी। ठीक है, 9 में 9 नंबर पक्का हो गया ना, बिल्कुल वायरल है। आज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो और फिर जाओ पेपर में छाप कर आओ, कोई नहीं रोक सकता। 10 नंबर कितनी नावों में कितनी बार? बहुत वायरल है। ये किसकी कृति है? ऑप्शन है भैया सचिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञेय की है, बिल्कुल सही। हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, गिरिजा माथुर की नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत का भी नहीं है। ठीक है, तो ये 10 में 10 नंबर आपका पक्का हो गया, क्योंकि ये बहुत वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी के लिए, 18 फरवरी के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो एमसीक्यू का ट्रिक समझ लो। ठीक है, एमसीक्यू ट्रिक से आप करोगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो ट्रिक से मैं कुछ ट्रिक्स बता देता हूं, ठीक है, वो आप लोग ध्यान रखना, हमेशा याद रखना। देखो अगर आप लोगों को पहला ट्रिक ध्यान रखो, पहला ट्रिक अगर आपके ऑप्शंस में ऐसा ऑप्शन आए 4 ऑप्शन में कि ऑप्शन का व ऑप्शन खा दोनों विकल्प, तो ऐसे ऑप्शंस लगभग सही होते हैं। ठीक है, ये पहला ट्रिक। ठीक है, दूसरा अगर आप लोगों का भैया दूसरा अगर आए इनमें से सभी, तो ये भी ऑप्शंस भैया कुछ ना कुछ हद तक सही होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लगा सकते हो। तीसरा, अगर कथन और कारण वाले आए, कथन और कारण वाले ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये नया पेपर है तो नए पेपर में जुड़ा है कथन और कारण वाला, तो इसमें याद रखना कि इसमें ज्यादातर भैया हम लोग देखें तो इसमें ए वाला सही होता है और व फिर सी वाला, यानी कि का या फिर गा वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, एक ट्रिक और याद रखना, मान लो ये सब ना आए तो आपको तुक्का लगाना है ना, तुक्का लगाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो तुक्का आप लोग कौन से ऑप्शंस पे लगाओगे?
तुक्का आप लोग भैया, तुक्का आप लोग हिंदी में 12th हिंदी में ऑप्शन नंबर बी वा फिर सी पर लगाना, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो खा या फिर गा पर लगाना। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप एमसीक्यू को भैया 18 फरवरी में कर सकते हो। मान लो ना आए तो आप ये ट्रिक से आप बिल्कुल सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे वायरल ट्रिक्स हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल है, तो ये आप लोग नोट कर लो। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक, यानी कि गद्यांश और पद्यांश। और वो गद्यांश और पद्यांश बताऊंगा ना जो 18 फरवरी पेपर में बिल्कुल छपेगा, और 10 नंबर सबसे पहले हम आपका पक्का कराएंगे गद्यांश का। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वायरल है। ये आपका 18 फरवरी को जो पेपर है ना वहां एकदम 100% आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल वायरल है। पेपर देकर आना, मिला लेना। ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए वायरल है। देखो ये आपका 2020, 24, 25, 2022 ये एक कोड में आया हुआ है। ऐसे 7 कोड में सोचो कितनी बार ये गद्यांश आया हुआ है 12th हिंदी में। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ो। सबसे बड़ी बच्चों की गलती होती है वो ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। पहले ध्यान से पढ़ो, 2 बार तो कम से कम रेखांकित अंश को पढ़ो, 50% आपको पता चल जाएगा पहले ही। देखो भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। अब यहां से अंडरलाइन है, संस्कृति परंपरा के निर्गत होने पर परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप से देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयोगों की नई भाव विचारधाराओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की खोज करना महत्व आवश्यक है। ये बहुत वायरल है भैया, बिल्कुल वायरल है, एकदम 100%, एकदम 100%। तो बहुत ज्यादा वायरल है। अब इसको पहले आपने ध्यान से पढ़ लिया। अब ये 5 क्वेश्चंस भी हैं, 2-2 नंबर की 5 क्वेश्चंस इस गद्यांश के। तो चलो हम लोग देखते हैं। क्या क्वेश्चन होता है जो कि हर एक गद्यांश में होता है? उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। 2 नंबर ये हर एक गद्यांश में रहता है। ठीक है, पाठ और लेखक का नाम। मैं आपको पाठ और लेखक का ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि हमारे पास है बहुत बेहतरीन ट्रिक। चाहे आपका पाठ और लेखक, पाठ भी पहचान लोगे और लेखक भी बता दोगे। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको जल्द ही दूंगा भाई। हिंदी में जब तक हम लोग फोड़ेंगे नहीं 95%, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं 12th हिंदी में। दूसरा है भैया रेखांकित अंश की व्याख्या, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। तीसरा है प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। चौथा है संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। सब गद्यांश में इसका आंसर छुपा है। किसकी गति विज्ञान के प्रगति के साथ जोड़ी गई है, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा वायरल है। तो देखो सबसे पहले हम लोग पहला यानी कि संदर्भ यानी कि पहला होता है, तो इसमें क्या करना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्रेष्ठ विचारक निबंधकार। अब यहां इस चीज को आपको अंडरलाइन करके अलग पेन से लिखना है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। ठीक है, क्योंकि ये जो है लेखक हैं, इसको आप विलेख से लिख देना। मान लो आप सारी चीजें विलू से लिख रहे हो पेपर में, तो इसको विलेख से कर देना। ठीक है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता पाठ है, तो इसलिए आप इसको भी विलेख कर लेना। ठीक है, शोधक निबंध से अवतरित है। लो भैया 2 नंबर पक्का हो गया। अब दूसरा है कौन सा क्वेश्चन? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो भैया आप पहले रेखांकित अंश नहीं आता तो गद्यांश में से आप बना बना के कम से कम 8 लाइन आप कट करके लिख दो। आप अपनी देहाती भाषा में बना बना के 8 लाइन कट करके लिख देना गद्यांश में से, बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। देखो भाषा किसी भी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग होती है। बिल्कुल भाई, आप जिस तरह बोलोगे वैसे आप पहचान जाते हैं लोग कि कहां से हैं। ठीक है, क्योंकि भाषा का निर्माण समाज के द्वारा किया जाता है और भाषा जो है अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होती है, और परंपराएं जो होती हैं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है। अगर बदलती है तो वो गतिशील होती है, मतलब वो खुद को बदलती रहती है। ठीक है, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वो नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। निष्पत्ति संस्कृति में हुए परिवर्तन को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोग, नए नए शब्द की खोज कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों की उचित
निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सके। ये हमारा हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या, थोड़ा बड़ा करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक किस बात पर बल दे रहा है और संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। देखो किस बात पर बल दे रहा है, देखो प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा के नए प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। यानी कि डायरेक्टली आप कह सकते हो कि लेखक ने भाषा पर बल दिया है, बस। ठीक है, अगला संस्कृति का अटूट अंग भाषा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो कि ये 5वां देख लो क्या पूछ रहा है। पहले किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी गई है, तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, कि संस्कृति की गति जो है विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी गई है। तो ये आप अगर 5 क्वेश्चंस कर लेते हो, 5 क्वेश्चंस, ठीक है, बस बहुत आसान से, और आपको मिल जाएगा 10 मार्क्स। और ये जो है 18 फरवरी में छपने वाले हैं, बिल्कुल छपेगा। तो ये आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। अगर हिंदी में आप लोगों को 100 में 100 नंबर लाना है ना, तो जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप तैयार कर। ठीक है, तैयार कर लो। तो ये हो गया हमारा बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश बोर्ड परीक्षा 2026 18 फरवरी के लिए 10 नंबर पक्का ना। ऑब्जेक्टिव और गद्यांश समझ में आ गया। अब हम लोग पद्यांश को समझते हैं जो बोर्ड पेपर में 100% आएगा। हम लोग देखते हैं 18 फरवरी पेपर के लिए वो पद्यांश जो एकदम 100% आएगा। ठीक है, बिल्कुल 100 नहीं 1000% आएगा। बिल्कुल तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत वायरल पद्यांश है। 10 में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। देखो एक कोड में 2020, 23, 25 और 22 में आया हुआ, ऐसे 7 कोड पेपर में सोचो कितनी बार आया होगा। तो बिल्कुल तैयार कर लेना, ये 18 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल है। ये वाला पद्यांश आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया भी है, दोबारा पढ़ लो। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना के तू सुंदरी को, और जो थोड़ी सी शर्मित हो गोद में श्रांति खोना, और ओठों की और कमल रूपी मुख की लालिमाओं को तुम मिटाना, और कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे प्रस उनकी क्लांताओं को मिटाना, जाता कोई जलद यदि व्योम तो हो उसे ला, और छाया द्वारा सुखित करना, और तप्त भूतांगना को मिटाना। तो ये इतना ज्यादा वायरल है कि आपका 10 में 10 नंबर पक्का कर देगा पद्यांश। देखो जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, फालतू की चीजें आप छोड़ दो, मेहनत करो, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, देखो एक बात याद रखना कि इस दुनिया को आपसे मतलब नहीं है, आपके रिजल्ट से मतलब है। एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो आप रूम में बैठकर पढ़ रहे हो और आप सक्सेस हो गए, मतलब आप पास हो गए, तो वो दुनिया वाले कहेंगे कि वो बच्चा दिन रात पढ़ाई कर रहा था, और आपका सब लोग एग्जाम्पल देंगे कि उसकी तरह पढ़ो। और मान लो आप फेल हो गए ना, तो वही दुनिया आपको कहेगी कि वो बच्चा पढ़ाई नहीं बल्कि घर में बैठकर फिल्म देख रहा था, बात कर रहा था, इधर उधर कर रहा था, कुछ नहीं पढ़ाई कर रहा था। वही दुनिया वाले हैं। तो दुनिया वालों को आपसे नहीं, आपके रिजल्ट से मतलब है। तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। देखो ठीक है, अब ये हमारा 5 क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड रहेगा। 5 क्वेश्चंस देखो, उपयुक्त पद्यांश में शीर्षक और कवि का नाम लिखो भैया, 2 नंबर, बहुत ज्यादा वायरल है, यानी कि पाठ और कवि का नाम। और उपयुक्त पद्यांश में प्रसंग लिखिए, 2 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं, 2 नंबर। ठीक है, और राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है, 2 नंबर। अगर आप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हर एक चीज आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा, मतलब आपको 10 में 10 नंबर। अब हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत अच्छे से लिख लेना कॉपी में। देखो पहला जो है वो है उत्तर समझो, पहला जो कि संदर्भ रहेगा। तो पहला डालो, प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसको आप थोड़ा अलग टाइप से लिखना, मतलब अगर आप सारा व्लेक्स से विलू से लिख रहे हो तो व्लेक्स से इसको हाईलाइट कर लेना, नीचे अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से या काव्यांश से उद्गृत है। लो भैया 2 नंबर पक्का हो गया। दूसरा, उपयुक्त पद्यांश में राधा यानी कि पवन जो है दूतिका से वार्तालाप कर रही है, और राधा जी पवन श्री कृष्ण के पास भेजा है, वह उससे कहती हैं कि जाते जाते मार्ग में कोई थकी हुई महिला दिखाई दे तो आप उनके स्पर्श जाके उनके थकान को मिटाना। 2 क्वेश्चन हो गया ना। तीसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो भैया रेखांकित अंश की व्याख्या समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालो, हे पवन, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये पढ़ने में अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है इसको पढ़ने में। हे पवन, यदि तुम मार्ग में कोई लाजवंती का मतलब पत्नी जो होती है, मतलब जो महिलाएं होती हैं, वो जो शर्माती हैं,
जो शर्माती हैं, मतलब वो उसे कहते हैं लाजवंती। ठीक है, तो लाजवंती जो होती है स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से ना बहना कि उनके वस्त्र को अस्त व्यस्त हो जाए, मतलब इतनी तेज से मत बहना कि इस उनके वस्त्र उड़ने लगे। ठीक है, अस्त व्यस्त हो जाए और उसका शरीर उमड़ जाए। ठीक है, यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उनको गोद में लेना और उसके चारों ओर घेर कर उनकी थकान को मिटा देना, जिससे वह थकान के कारण उसके जो मुख यानी कि ओंठ जो हैं वो मुरझाया हुआ है तो कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। हे पवन, यदि खेत में कोई थकी हुई स्त्री किसान दिखाई दे तो धीरे धीरे उनके स्पर्श जाके उनके संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। ठीक है, बस इतना ही रेखांकित अंश है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बस। ठीक है, अब देखो इसमें तीसरा यानी कि चौथा क्वेश्चन है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। पवन ने राधा ने पवन दूतिका को मतलब कृषक के लिए, तो ये दोनों क्वेश्चन यहां समझ लो। चौथा नंबर क्वेश्चन, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार करने को कहती हैं। और पांचवा है कि राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा मतलब पूरा अच्छे से ढकने को कहा है। ठीक है, बस ये 5 क्वेश्चंस हो जाए फिर आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे रस छंद अलंकार 6 नंबर पक्का करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर पक्का कर लिया है, प्लस 10 नंबर आपका गद्यांश प्लस 10 नंबर पद्यांश, मतलब 30 नंबर 30 मार्क्स हम लोग पक्का कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हम लोग पूरा हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो पक्का करेंगे वो क्या है, वो है रस छंद अलंकार फिर निबंध। ऐसे करके हम लोग आज 50 यानी कि आधा हिंदी खत्म कर लेंगे, आधा हिंदी हम लोग आज खत्म कर लेंगे। बस आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो बच्चों, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना, पूरा पद्यांश गद्यांश मान लो आपको ना आए तो आप बना बना के उसी गद्यांश में से कट करके लिख देना, पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो गद्यांश पद्यांश समझ में आ गया। तो अब हम